को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करता है। हर भारतवासी का दायित्व बनता है कि हम अपने संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करें, क्योंकि सम और विषम परिस्थितियों में भारत का ये संबल बना है। भारत के संविधान की ये पंक्तियां कि हम भारत के लोग हर भारतवासी के लिए एक नई प्रेरणा है कि भारत के संविधान का संरक्षक, असली संरक्षक अगर कोई है तो भारत का नागरिक है। उस भारत के नागरिक के प्रति हरेक संस्था को, हरेक नागरिक को, हरेक मंत्रालय और विभागों को अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करना होगा और यह संविधान के प्रति हमारे समर्पण के भाव को भी व्यक्त करता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि जब भी हम संविधान की मूल भावनाओं का अनादर करते हैं तो वास्तव में भारत माता के उन महान सपूतों का, जिनके बल पर, जिनके दम पर यह देश स्वतंत्र हुआ, हम उनका अनादर भी करते हैं। यह अनादर भारत के संविधान का नहीं बल्कि भारत के उन महान पुरुषों का अपमान है जिनके बल पर यह देश स्वतंत्र हुआ। और इसलिए हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वह संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ कार्य करें। यह हमारे लिए एक पवित्र दस्तावेज है जो हर विपरीत परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शक होगा। भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने से लेकर के देश के अंदर न्याय, बंधुता और समता के एक भाव को प्रत्येक नागरिक तक लागू करने के सपने, इस अभियान को निरंतर आगे बढ़ाने के इस क्रम को हमें जारी रखना होगा। याद रखना, ये तीन शब्द भारत के संविधान के न्याय, समता और बंधुता हर नागरिक को बिना भेदभाव के न्याय मिले, देश के अंदर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो, परस्पर समता और बंधुता का यह माहौल पूरे देश के अंदर आगे बढ़ेगा तो भारत को विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को कोई रोक नहीं सकता। विकसित भारत की संकल्पना हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होना चाहिए, क्योंकि यह क्षण केवल देश की आर्थिक समृद्धि का मात्र नहीं, हर नागरिक की खुशहाली का दिन होगा। हर एक नागरिक के जीवन में कई गुना समृद्धि का दिन होगा, लेकिन इसका रास्ता समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से प्रारंभ होता है। हमारे गांवों से, हमारी गलियों से, समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उन नागरिकों के माध्यम से यात्रा आगे बढ़नी चाहिए। हर एक स्तर पर आत्मनिर्भरता का यह भाव हमें आगे बढ़ाने के लिए सदैव उसके प्रति, उस भाव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद रखना, भारत के संविधान के शब्द जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं
किन तीन शब्दों ने भारत के संविधान को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आजादी के पूर्व देश को सामाजिक रूप से तोड़ने के लिए, विभाजित करने के लिए अनेक दुष्चक्र प्रारंभ हुए थे। कुछ लोगों ने क्षेत्र के आधार पर, कुछ लोगों ने भाषाई आधार पर, कुछ लोगों ने जातीय आधार पर देश को विभाजित करने के अनेक षड्यंत्र रचे थे, लेकिन वे सभी षड्यंत्र अधिक दिनों तक टिक नहीं पाए। जब भी संविधान के मूल भाव को कमजोर करने की साजिश होती है तो आप इस बात को देखते होंगे कि कहीं ना कहीं से इस सुगबुगाहट भी शुरू हो जाती है, जो सुगबुगाहट वर्तमान में उन भावों को कमजोर करता है जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हो। भारत का संविधान व्यष्टि नहीं, समिष्टि के उस भाव के साथ हम सबको जोड़ने की एक नई प्रेरणा देता है। कोई व्यक्ति अगर यह कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत की संविधान की अवमानना कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, यह नहीं चल सकता। और आज का यह दिवस हम सबको भारत के इस महान संविधान के प्रति उस समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ने, उन संकल्पों को आगे बढ़ाने की एक नई प्रेरणा का दिवस है। हम सब उत्तर प्रदेशवासी भारत के इस संविधान को सम्मान देते हुए उन सभी राष्ट्र नायकों को, जिन राष्ट्र नायकों का एक ही ध्येय था और वह था राष्ट्र प्रथम का भाव, उस राष्ट्र प्रथम भाव का एक दस्तावेज भारत के संविधान के रूप में हम सबके सामने है। और यही वर्तमान के हमारे संकल्पों को, देश के संकल्पों को एक नई ऊंचाइयों तक आगे बढ़ाने में मददगार होगा। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो वहीं सीएम योगी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने ये साफ कहा कि आज का दिन सभी के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि आजादी के बाद आज 26 जनवरी को भारतवासी जो हैं वो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और आजादी का जश्न तो एक तरफ मनता ही है और एक तरफ संविधान लागू होने का भी जश्न मनाया जाता है। और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी ने ध्वजारोहण किया और उसके बाद उन्होंने देश को ये सलामी भी दी। ये तस्वीरें, जहां आप ये मार्च की भी तस्वीरें देख रहे हैं, काफी अहम आज का दिन हो जाता है, क्योंकि आपको बता दें कि बस कुछ ही देर है जब कर्तव्य पथ पर भी एक बेहतरीन नजारा देखने को मिलेगा। तीनों सेनाओं की टुकड़ियां वहां पर मौजूद रहेंगी, अतिथि वहां पर मौजूद रहेंगे और बड़े बड़े दिग्गज वहां पर मौजूद रहेंगे, राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगी। सभी की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये उत्तर प्रदेश से आप मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ की देख रहे हैं, जिन्होंने फ्लैग फर्लिंग की है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस, संविधान लागू होने का दिवस काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देश जो है वो वीर सपूतों को एक तरफ नमन भी कर रहा है और दूसरी तरफ वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूरे होने का जश्न भी मना रहा है। इसीलिए कर्तव्य पथ पर जो आपको सारे नजारे आज देखने को मिलेंगे वो इसी थीम पर है कि आज देश वंदे मातरम का 150वां वर्ष मनाएगा और इसी थीम पर कर्तव्य पथ पर आपको झांकियां, परेड और तमाम नजारे देखने को मिलेंगे।
ये जो तस्वीरें हैं ये उत्तर प्रदेश की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको सीएम योगी आदित्यनाथ फ्लैग फर्लिंग करते भी नजर आ रहे होंगे, गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करते नजर आ रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने संविधान का जश्न मनाने के लिए सभी देशवासियों को कहा है और यह आह्वान किया है कि सभी को यह जश्न मनाना चाहिए संविधान लागू होने का। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से देश ने हर बार ये तस्वीरें दिखाई हैं कि कोई भी दुश्मन आके सामने खड़ा हो जाए लेकिन भारत के आगे टिक नहीं सकता है। ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत डटकर खड़ा रहा और जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमलावर नजर आया वो किसी से नहीं छिपा है। ये तस्वीरें जो हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं वो यही संदेश देता है कि भारत किसी से कम नहीं है और आज वही जश्न, गणतंत्र के गौरव का जश्न आज हम मना रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर अगर हम कर्तव्य पथ की भी बात करें तो भारी जन सैलाब उमड़ना अब वहां पर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि बेहद खास आज का दिन। ये तस्वीरें हम आपको उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं, यहां पर भी वही नजारा देखने को मिला जो भीड़ नजर आई। सबसे बड़ी बात कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम राज्यों के जो सीएम हैं वो भी अपने यहां पर गणतंत्र दिवस के लिए लोगों को संदेश भी देते नजर आए और ये कहते नजर आए कि आज का दिन जो है वो गौरव का विषय है, आज का दिन सभी के लिए खास है और सभी को मनाना है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एडिटर पीयूष त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और तस्वीरें जो हैं वो अपने आप सबकी आंखें नम भी करती नजर आती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक, जिस तरीके से ये सारी चीजें हुई उसके बाद एक बार फिर उसी तरह भारत खड़ा हुआ और जश्न मनाता नजर आ रहा है। चाहे हम स्वतंत्रता दिवस की बात करें या हम आज का दिन गणतंत्र दिवस की बात करें, कैसे देख रहे हैं जी आप? प्रगति, सबसे पहले तो मैं आज की खबर के सभी दर्शकों को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई दूंगा और आपको भी बहुत बहुत बधाई प्रगति। आपको भी। वाकई ये हमारे देश के लिए गौरव का दिन है। हम अपनी ताकत दुनिया को दिखाते हैं। गणतंत्र दिवस के माध्यम से हम ये दिखाते हैं कि हम किस तरीके से हमारी मजबूती है सैन्य शक्ति को लेकर, उसका एक प्रदर्शन होता है और हम ये दिखाते हैं कि क्या क्या हमारे पास और हमारी जो सामरिक शक्ति हमारी जो है, डिफेंस जो हमारा कितना मजबूत सिस्टम है, उसकी एक झलक आपको अभी थोड़ी देर में कर्तव्य पथ पर जब परेड शुरू होगी दिल्ली में तो दिखाई पड़ेगी। अभी बस थोड़ी देर में प्रधानमंत्री सबसे पहले जाएंगे, अमर जवान ज्योति पे श्रद्धांजलि देंगे, फिर वॉर मेमोरियल जाएंगे, वहां पे श्रद्धांजलि देंगे जो हमारे शहीद सैनिक हैं जो विभिन्न जंगों में अपने प्राण गंवा चुके हैं, शहादत दी है। उसके बाद प्रधानमंत्री आएंगे कर्तव्य पथ पर, राष्ट्रपति का आगमन होगा। उसके बाद राष्ट्रपति के साथ दो खास मेहमान हैं जो कि यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन, दो खास मेहमान। आपको ये भी बता दूं प्रगति है कि ये अद्भुत परंपरा है हमारे देश की कि जब हम गणतंत्र दिवस का समारोह मनाते हैं तो हमारा एक विदेशी अतिथि होता है। वैसे तो एक होता है लेकिन इस बार दो अतिथि हैं। ये भी एक अद्भुत बात है कि दो अतिथि इस बार रखे गए हैं गणतंत्र दिवस पर और वो परंपरा आपको दिखाई पड़ेगी। राष्ट्रपति के साथ अतिथियों का आगमन होता है। जो भी अतिथि होते हैं गणतंत्र दिवस परेड के, वहां पर राष्ट्रपति सलामी लेंगी, द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी लेंगी। सबसे पहले तिरंगा ध्वजारोहण होगा, उसका 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। उसके बाद परेड शुरू हो जाएगी। परेड में सेना के तीनों अंग आपको दिखाई पड़ेंगे, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। उसके अलावा जो भी स्कूल्स हैं दिल्ली के, वो होंगे। तमाम स्कूलों के बच्चे अलग अलग रंगीन परिधानों में तमाम तरह तरह के राज्यों के वो दृश्य प्रस्तुत करते हैं। और राज्यों की झांकियां एक बड़ी खास चीज होती है। 30 झांकियां जैसे इस बार भी रखी गई हैं। इसमें जितने राज्य हैं उनकी झांकियां होती हैं। सभी राज्यों की झांकियों में उस राज्य की संस्कृति की आपको झलक मिलती है, वहां की क्या संस्कृति है। उसके अलावा जो केंद्रीय मंत्रालय हैं जैसे शहरी विकास मंत्रालय है, दूरसंचार मंत्रालय है,
या सूचना प्रसारण मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, उनकी अपनी झांकियां होती हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हम लखनऊ में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी और में। सबसे बड़ी बात पीयूष सर, अगर हम देखें तो गणतंत्र दिवस हमारे लिए इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि हमारा झंडा पहले से ही लगा होता है, बस हम उसे फहराते हैं और हम ये दर्शाते हैं कि आजाद है हम इसका जश्न मना रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग फर्लिंग दो चीजें हैं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी जानने की बहुत आवश्यकता है। होस्टिंग हम 15 अगस्त को करते हैं और फर्लिंग हम 26 जनवरी को करते हैं क्योंकि ये दिन काफी अहम है और हमारा झंडा पहले से ही वहां मौजूद होता है, बस हम उसे खोलते हैं और उसे हवा में इस तरीके से लहराते हैं कि हमें वो आजादी का जश्न मनाने के लिए अब कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी बात हम ये भी दिखाते हैं कि अब हमारा संविधान हमारे साथ है, संविधान के साथ हम खड़े हैं, वो हमारे साथ खड़ा है और अब हम इसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसलिए भी गणतंत्र दिवस काफी अहम हो जाता है और दर्शकों को भी ये जानना बहुत जरूरी है कि 15 अगस्त को हम आजादी का जश्न मनाते हैं और हम अपने फ्लैग को ऊपर भेजते हैं और फिर वहां से वो लहराता है, लेकिन 26 जनवरी को जो पहले से ही वहां मौजूद है उसको लहराना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। और ये बताना, बिल्कुल ये बताना बहुत जरूरी है पूरी दुनिया को कि अब हम आजाद हैं और हम अपने संविधान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, संविधान को मना रहे हैं। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद हैं, वो भी देश को इस वक्त सलाम करते नजर आ रहे हैं, उन शहीदों को भी सलाम करते नजर आ रहे हैं जिन्होंने देश को हमेशा अपने ऊपर रखा, अपने परिवार के ऊपर रखा। और आज का दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो तमाम बड़े बड़े दिग्गज हैं उनकी भी आंखें इस वक्त नम नजर आती हैं और वो ये दर्शाती हैं कि काफी ज्यादा जो है अहम है आज का दिन। ये तस्वीरें देखिए, यहां यही हम दर्शकों को बता रहे हैं कि पहले से ही हमारा जो फ्लैग है ये मौजूद है, बस उसको हम खोलते हैं और फिर हम हवा में लहरा देते हैं और तभी पता चलता है कि हम आजादी का जश्न तो मना ही रहे थे लेकिन अब हम अपने संविधान को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यही हम समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को, क्योंकि दो चीजें और दोनों चीज जानना बेहद जरूरी है। फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग फर्लिंग में क्या डिफरेंस होता है ये बेहद जरूरी हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, ये जो तस्वीरें आ रही, जैसे अभी आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा था लखनऊ से, या अभी ओम बिरला जी को आप लोग देख रहे हैं, ये लोग अपने अपने घरों में ध्वजारोहण कर रहे हैं जी। मुख्य समारोह दिल्ली में कर्तव्य पथ पे आयोजित होगा, जहां पे परेड होगी, उससे पहले राष्ट्रपति ध्वजारोहण करेंगी। इसी तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो विधानसभा के सामने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ध्वजारोहण करेंगी। उससे पहले मुख्यमंत्री ने अभी अपने घर में ध्वजारोहण किया और बहुत अच्छी बातें कही कि ये जो संविधान है हमारा, इसको और मजबूत बनाने के लिए और देश को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए प्रत्येक भारतीय का योगदान है। मुख्यमंत्री ने यह बात भी साफ की, आज फिर से स्पष्ट की कि संविधान और न्याय से ऊपर कोई नहीं है, सबसे बड़ा हमारा संविधान है। और ये भी बता दूं अपने दर्शकों को कि दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा है। 470 से अधिक अनुच्छेद हैं हमारे भारतीय संविधान में, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। संपूर्ण संप्रभुता संपन्न गणतंत्र है हमारा देश भारत, और हमको इसको समझना चाहिए, इस पर हमें गौरव होना चाहिए। आज 77 वर्ष हो गए हमारे देश का संविधान लागू हुए, 76 वर्ष हो गए, 77वां गणतंत्र हम लोग मना रहे हैं जी। और जब हमारे 100 वर्ष पूरे होंगे देश की आजादी के, तो हमारा जो लक्ष्य है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने लक्ष्य दिया है विकसित भारत का, उस लक्ष्य को हम लोग, और जिस तरीके से इस बार अतिथि भी मौजूद हो रहे हैं, आपने भी जिक्र किया सर, जिस तरीके से यूरोपीय संघ के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जो आ रहे हैं इस वक्त अतिथि के रूप में, ये भी इस बात का संदेश देता है कि गौरव का विषय है और भारत आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, प्रगति बिल्कुल। हम दर्शकों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की वहीं बता दें कि जिस तरीके से हम भी जिक्र कर रहे थे पीयूष सर की, लगातार गणतंत्र दिवस जो हम हर साल मनाते आ रहे हैं वो तो अहम था, लेकिन इस बार का गणतंत्र दिवस और ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि अतिथि की जो हमने बात की, मुख्य अतिथि जो आ रहे हैं वो इस बात का संदेश भी देते नजर आएंगे कि
अगर वो भारत में मौजूद हैं, भारत उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुला रहा है और गणतंत्र दिवस जो कि देश के लिए गौरव का विषय हो जाता है, गौरव का दिन हो जाता है, उस दिन अगर कोई मुख्य अतिथि के रूप में इतना बड़ा चेहरा अगर आ रहा है तो विश्व गुरु की ओर अग्रसर है भारत। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते हैं कि भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा और उसका लक्ष्य भी उन्होंने रखा हुआ है, तो वो भी तस्वीरें साफ होती नजर आएंगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो है। हम हर वर्ष की यह परंपरा है कि कोई ना कोई विदेशी अतिथि, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हमारा मेहमान होता है गणतंत्र दिवस की परेड में। इस बार भी है, लेकिन इस बार खासियत यह है, विशेषता यह कि हमारे पास 2 अतिथि हमारे साथ हैं। यूरोप को, पूरे यूरोप, यूरोपियन यूनियन, आप बात समझिए, अभी तक हम किसी ना किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाते थे, लेकिन इस बार हमने यूरोपियन यूनियन के बड़े पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है। पूरे यूरोप में एक संदेश जाएगा, बिल्कुल, भारत की समृद्धि का, भारत की परंपरा का, भारत की संस्कृति का, किस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है और क्या हमारी परंपरा है, क्या हमारी संस्कृति है, कैसे हम विकसित भारत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, ये हम दिखाएंगे। और इसमें आपको बताऊं, जैसे मैंने अभी झांकियों का मैं जिक्र कर रहा था कि 30 झांकियां इस बार रिपब्लिक डे परेड में दिल्ली में रखी गई हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की झांकी बहुत खास है इस बार। पिछले वर्ष राम मंदिर की थीम पर झांकी थी और इस वर्ष की झांकी कालिंजर पर है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, कालिंजर बुंदेलखंड में कालिंजर का किला है, ऐतिहासिक है, चंदेल राजाओं का यह किला कहा जाता है। वहां पे कालिंजर महादेव का मंदिर है, काफी ऐतिहासिक स्थल है, जो कि इससे पहले की सरकारों में उपेक्षित पड़ा हुआ था। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उसने ध्यान दिया, वहां पे कालिंजर का संरक्षण किया जा रहा है। कालिंजर के किले का ऐतिहासिक किला है, वहां पे ऐसे ऐसे पत्थर की आकृतियां ऐसी ऐसी बनी हैं कि कहा जाता है कि आदि काल से बनाई गई हैं। वो काफी ऐतिहासिक है वो किला। और ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं। तमाम प्रदेशों के सीएम को भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कर्तव्य पथ से पहले आप ये नजारा देख लीजिए, क्योंकि फिर आप अपनी स्क्रीन पर एकदम डटे रह जाएंगे, क्योंकि कर्तव्य पथ से जो नजारा दिखेगा पीयूष सर, वो काफी ज्यादा कह सकते हैं नम करने वाला होगा आंखों को, और बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि झांकियों की तस्वीर अलग, परेड की तस्वीर अलग, और जिस तरीके से सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता है भारत, वो तस्वीरें अलग। जी हाँ, बिल्कुल, आप जैसे बता रही हैं कि अभी आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और दूसरी स्क्रीन पे कर्नाटक आप देख सकते हैं। 2 स्क्रीन पे हम लोग दिखा रहे हैं, पूरे देश के नजारे आज हम लोगों को दिखा रहे हैं। और जरा जानकारी के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार दीपू शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, और सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आज की खबर की ओर से आपको। बहुत बहुत आपको भी। जो तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है तमाम प्रदेशों से, हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे थे, जिस तरीके से वहां पर ध्वजारोहण हो रहा है, वो भी आंखों को नम करेगी। लेकिन कर्तव्य पथ पर जो नजारा होगा, कैसा आप उसे देखते हैं? और इस बार तो मुख्य अतिथि के रूप में भी बहुत ही खास मेहमान मौजूद रहेंगे। देखिए, कर्तव्य पथ का जो नजारा होता है, हालांकि हमारे पूर्ववर्ती, अभी मैं सुन रहा था उनको भी, देखिए उसको हम जो बोलेंगे कि शौर्य और संस्कृति जी दोनों का एक मिला जुला रूप आपको देखने को मिलता है। जब हमारी पूरी सेना और सेना के हर बटालियन का अलग अलग, चाहे वो आर्मी की हम बात करें, नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, और एक जो नई फोर्स हमारी बनने वाली है रॉकेट को लेकर, उसकी भी, यानी कि सब अपनी क्षमताओं को, जिस ब्रह्मोस को लोगों को देखना इजीली नसीब नहीं होता, वो आज के दिन आपको क्या थी, पब्लिक उसको देख सकती है और बड़ा एकदम रोमांचित हो जाता है जब उसके बाद झांकियां चलती हैं और हर प्रदेश की, हर मंत्रालय की अलग अलग झांकी अपनी अलग अलग खूबसूरती, संस्कृति को लेकर चलती है। तो शौर्य और संस्कृति का एक अद्भुत नजारा पूरी दुनिया को तो दिखता ही दिखता है। देशवासियों को भी गर्व महसूस होता है कि हाँ, ये वही गणतंत्र है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसने हमें आजादी के सही मायने को, और भारत का प्रत्येक नागरिक उसने अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आज के दिन जब हम टीवी स्क्रीन पर बैठकर देखते हैं, जब छोटे से थे तो हम लोग टीवी स्क्रीन पर बैठकर देखते थे, बड़े हुए तो हमने कर्तव्य पथ पर जाकर चीजों को देखा,
तो बहुत ही एक अलग ही नजारा स्कूल कॉलेज में सब लोग मनाते ही हैं, लेकिन जो वो तस्वीरें आती हैं बाद में शाम तक जा जाकर हम लोग देखते हैं, तो वो वाकई में कहीं ना कहीं एक अलग तरह का रोमांच पैदा करती है कि रक्षा हमारा मंत्री देश राजनाथ सिंह को भी हम दिखा हर रहे तरह हैं, का वो जवानों से मिल रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं और ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी। देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं निपुण शर्मा जी, जिस तरीके से हम देखते हैं लगातार विदेश में भी एक अलग छवि जा रही है भारत की, और सबसे बेहतरीन जिस तरीके से हर देशों से रिश्ता है वो काफी अहम हो जाता है। और इस बार यूरोपीय परिषद के जो तमाम अतिथि मौजूद रहेंगे, इस बार 2 मुख्य अतिथि आ रहे हैं, वो भी काफी ज्यादा बड़ा संदेश जाएगा। कैसे आप इसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए जब हम ईयू की बात कर रहे हैं तो ईयू ने तो अमेरिका को चौंका दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को चौंका दिया है। जी बिल्कुल। प्रेसिडेंट ट्रंप तो सोच रहे थे कि हम ही सब कुछ हैं, जो हम चाहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ईयू के साथ, और खुद आपको याद होगा ईयू ने जब ईयू की जो प्रेसिडेंट है, जो भारतारी है चेयरमैन, उन्होंने आने से पहले कहा कि भारत हमारे लिए इंस्टेबल है। इंस्टेबल मतलब यानी कि जिसको हम छोड़ नहीं सकते, और भारत हमारे लिए अपरिहार्य है। इसको कहा जाता है, जब हम बोलते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कभी भी कोई देश किसी दूसरे देश के लिए करता नहीं है, लेकिन वो भारत के बारे में करती है और कहती हैं कि हम जो है क्या है, आपका इनरेबल आपका कंट्री है, यानी कि भारत उस तरह का देश है जिसको हम छोड़ नहीं सकते। और हम देख रहे हैं कि जो ट्रेड डील की बात डोनाल्ड ट्रंप तो कर ही रहे थे कि हम ट्रेड डील करेंगे, लेकिन ईयू उससे पहले आपके साथ ट्रेड डील कर रहा है। और आपको याद होगा जो चेयरमैन है ईयू के, उनका कहना ये था कि ये 2 बिलियन लोगों के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, यानी कि 1.4 भारत के लिए और 60 करोड़ के लिए यूरोपियंस के लिए। तो यूरोप के द्वारा ये डील होना कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए चिंता का विषय बना है कि हम जो भारत से व्यवहार कर रहे थे पिछले दिनों से, वो उचित था या नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप उसको सोचने के लिए मजबूर हुए। तो निश्चित रूप से मानता हूं कि दुनिया के लिए भी, भारत के लोगों के लिए भी, और मैं तो कहूंगा ये रिपब्लिक डे याद रहेगा यूरोप के लोगों को भी, कि भाई इस बार इसी पर आपको क्या हुआ था, कि हमारी क्या डील हुई थी भारत के साथ में, इतना बड़ा मार्केट उनको मिलेगा। जी। और जिस तरीके से हम लगातार, जैसा आपने भी कहा कि इस बार सबको याद रहेगा कि किस तरीके से भारत ने गणतंत्र दिवस मनाया। हमारे साथ हमारे एडिटर पीयूष त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। सर भी लगातार यही बात कर रहे थे कि जो इस बार तस्वीरें गणतंत्र दिवस की निकलकर सामने आएंगी सर, वो ये बयां करेंगी कि भारत विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से लगातार ये कहते आए कि एक दिन भारत विश्व गुरु बनेगा और वो दिन बहुत दूर नहीं है, और वही तस्वीरें क्यों ये जो निकलकर अभी सामने आएंगी, क्या ये वही बयां कर रही हैं कि आगे जो विश्व गुरु की बात प्रधानमंत्री ने की थी, अब उस पर अग्रसर हो रहा है भारत? निपुण जी, आपको सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आपने जो बात कही कि यूरोपियन यूनियन ने जो हमारे साथ बिजनेस डील, ट्रेड डील की बात कही है, वो एक बड़ा संदेश है जी। उसको आप थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाएं किस तरीके से, क्योंकि अमेरिका तमाम हम लोग देखते आ रहे हैं अमेरिका के बयान, ट्रंप के बयान। उस समय में यूरोपियन यूनियन के 2 बड़े नेताओं का हमारे देश में आना अतिथि के रूप में, और उससे पहले ही ट्रेड डील को लेकर घोषणाएं करना, ये कितना महत्वपूर्ण है? जी देखिए, मैं इसको कहूंगा कि जहां एक प्रोटेक्शनिज्म का दौर शुरू किया अमेरिका ने, उस प्रोटेक्शनिज्म के दौर में जहां उन्होंने उग्र राष्ट्रवाद की बात करनी शुरू की, तो ऐसे में ईयू का भारत के साथ ये डील होना कहीं ना कहीं दिखाता है कि यूएनओ अपना एक रिविलेंट रखता है, कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम आज भी एक ग्लोबलाइजेशन को लेकर चलने की बात कर रहे हैं। अमेरिका भले ही कितना भी डी ग्लोबलाइजेशन की बात कर ले, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक यूनाइटेड को दिखा रहा है कि नहीं, वर्ल्ड जो है वो आज भी अमेरिका की पूर्ण रूप से लीडरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है, और खास तौर से यूरोप। देखिए, ये वही यूरोप था जिसने अमेरिका को 45 में अपना बॉस माना। 90 में एक साथ अमेरिका का राज हुआ, लेकिन ईयू का भारत के साथ डील करना, और ईयू ने पहला ग्रुप आप कह सकते हैं वर्ल्ड में जिसने अमेरिका के साथ होने वाली डील को सस्पेंड कर दिया कि हम आपके साथ बाद में बात करेंगे। उसके बाद आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो एटीट्यूड है वो भारत के प्रति और ईयू के कंट्रीज के प्रति, चाहे वो फ्रांस हो, सारे कंट्री
उनके प्रति नर्म हुआ है। नहीं तो लगातार जिस प्रकार का रवैया था कि हम ग्रीनलैंड भी कर लेंगे, हम ये भी कब्जा कर लेंगे, हमें ये भी चाहिए, इवन भारतीय यानी कि आपको पूरा, हम बात करेंगे जो इंडियन ओशन है उसके अंदर भी नए नए दावे डोनाल्ड ट्रंप करने लग गए थे कि डियो गार्सिया हमें पूर्ण रूप से चाहिए। तो जो ये चीज आपका हो रहा है दो देशों के बीच में, यानी कि ईयू और भारत के बीच में जो डील हो रही है, निश्चित रूप से ये एक अलग तरह की पहल और एक नई तरह की बातें, नई तरह की रोशनी, जो दुनिया को लग रहा था कि दुनिया कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड की ओर जा रही, वॉर की ओर जा रही है, या दुनिया कहीं ना कहीं एक तनाव वाले दौर में जा रही है, उसमें एक राहत की खबर की तरह दुनिया इसको आते लोग। आप देखिएगा जापान जैसे देशों ने भी इस डील के ऊपर बातें की हैं कि भाई ये जो डील भारत और ईयू के बीच में हो रही है, यानी कि अंडर प्रेशर में आए बगैर, भारत वो देश है, केवल एक अकेला देश जो पूर्ण रूप से अमेरिका के किसी भी तरह के प्रेशर में आए बगैर अपनी नीति पर चलता रहा। और उस नीति का परिणाम ये निकला कि हमने शांतिपूर्ण तरीके से, एक कहावत कही जाती है हमारे यहाँ पर गाँवों में, क्या देते हैं कि ऐसी लाठी जिसकी चोट दिखाई देगी, आवाज नहीं होगी, यानी कि बिल्कुल आपने बहुत धीरे से मारा और पूरा अपने मैसेज हम क्लियर कर दिया। हमने चीन की तरह नहीं किया और देशों ने कि अमेरिका ये कह रहा है उसको रिप्लाई कर रहे हैं, नहीं, हमने करके दिखाया। और ये डिप्लोमेटिक, हमारी जो डिप्लोमेसी है उसकी जीत है। और आप देखिए ईयू का जैसा ग्रुप जिन्होंने कभी हमारे पर राज किया, आज उसी दिन को तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिन्होंने हम पर कई कई सालों तक यूरोप में राज किया, चाहे वो पुर्तगालीज हो, डच हो, फ्रांसीस हो, वो भी आए थे हमारे यहाँ पर, ब्रिटिश हो, उन सबके साथ बैठकर उनका इतना उतारूपन होना कि भारत के साथ हमारा डील हो जाए, तो ये हमारे गणतंत्र की, हमें लगता है कि सबसे बड़ी विजय के रूप में, सबसे बड़ी हमारे जो गणतंत्र की उपलब्धियां हैं उनमें है कि वो लोग आज परेशान है कि भैया आज हमारे साथ आप डील कर लीजिए, और वो इस डील के माध्यम से वो भी अमेरिका को रिप्लाई कर रहे हैं। आप इंटरेस्टिंग बात ये समझिए कि अमेरिका के साथ ईयू की होने वाली डील को ईयू ने सस्पेंड कर दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि हम बाद में बात करेंगे, पहले हम भारत के साथ डील करेंगे। तो मेन डेटन की ईयू भी भारत का इंपॉर्टेंस समझ रहा है। तो मुझे लगता है कि पूरे भारत के लोगों के लिए भी, दुनिया को भी, हम एक कंट्री है जिन्होंने रोशनी दिखाई है कि नहीं, आप अपने सिद्धांतों पर चलकर भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल सकते हैं, अपनी नीतियों को लेकर चल सकते हैं, और अपने लोगों के इंटरेस्ट में हर चीज को क्या कर सकते हैं, आप कदम उठा सकते हैं, या अपने लोगों के लिए आप काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उस तरीके से आप इस डील को देखिए, या इस होने वाला जो इस बार गणतंत्र दिवस है, ये बहुत मायने रखने वाला है। और निपुण सर, जिस तरीके से हमने पहलगाम अटैक के बाद भी जवाबी कार्रवाई की, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने अपनी ताकत का शौर्य प्रदर्शन किया, वो भी कहीं ना कहीं खास हो जाता है, और वो भी हमें आज दिख सकता है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से ब्रह्मोस की अगर हम बात करें, हम अग्नि 5 की बात करें, तमाम जो हमारे पास सैन्य शक्तियां हैं वो ये दर्शाती है कि दुश्मन कितना भी ताकतवर बनने की कोशिश करे, लेकिन भारत के आगे उसके छक्के छोड़ना बिल्कुल लाजमी है। तो ये आप किस तरीके से देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिस तरीके से भारत की सैन्य शक्तियों ने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया, वो आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन सिंदूर का तो मैं 23 जैन का जो कर्तव्य पथ पर जो रिहर्सल हुई थी, मैंने वो भी देखी थी। आप देखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर की झांकी भी होंगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के हर जितने भी आपकी झांकी सेना की निकलेगी, सभी में ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगा हुआ होगा, ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर लगा हुआ है सबके अंदर। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर ने वो काम करके दिखाया। देखिए, सिंपल सा क्या था ऑपरेशन सिंदूर, हालांकि खत्म तो हुआ नहीं है, वो चल रहा है। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी मैसेजिंग ये थी कि अगर पाकिस्तान आगे आतंकवाद करता है, टेररिज्म करता है, तो आतंकवाद की इतनी हाई कॉस्ट होगी जिसको पाकिस्तान को संभालना भारी पड़ जाएगा, यानी कि पाकिस्तान को झेलना भारी पड़ जाएगा। यानी कि बहुत हैवी कॉस्ट को लेकर क्या है, वहां पर आप देखने को मिलेगा कि बहुत हैवी और बहुत ही भारी कॉस्ट आपको आतंकवाद की हमने बना दी है। तो आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को मैसेजिंग थी। दूसरा, सोचिए जिस प्रकार से हमने उनके परमाणु ठिकानों पर हमले किए, जो दुनिया में एक भ्रम था इस बात का कि एटॉमिक वेपन को लेकर छूना नहीं। पाकिस्तान छोटी छोटी बात को लेकर क्या करता था, हम एटॉमिक वेपन यूज कर देंगे। हमने उन जगहों पर भी अटैक करके दिखा दिया कि भैया तुम्हारा कोई भी ठिकाना तुम कितने सुरक्षित मान लो, वो भी हमसे क्या सिक्योर नहीं है, हम जहां चाहेंगे वहां अटैक करेंगे।
तो ये जो हमने दिखाया पाकिस्तान के अंदर, तो फिर बिठाया दुनिया के अंदर भी जो एटॉमिक ब्लैकमेलिंग जो होती है, जी। हमने वो भी दिखाया कि भारत उस ब्लैकमेलिंग को भी नहीं सहेगा। तो ये जो मैसेजिंग थी, ये मैसेजिंग केवल पाकिस्तान के लिए ही नहीं, ये दुनिया के उन देशों के लिए भी थे जो आतंकवाद को लेकर भारत को हमेशा बोलते थे कि पाकिस्तान को बोलना नहीं है, पाकिस्तान हैव एटॉमिक वेपन। और खुद आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप तो कई बार कहे हैं कि मैंने 2 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के बीच में वॉर को रुकवा दिया। भारत ने उसको भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तुम कौन हो तो रुकवाने वाले, हमने जब चाहा तब रोका। तो ये जो चीजें थी, यानी कि एक स्ट्रांगनेस, जिसको हम कह सकते हैं कि अपनी मजबूती से अपनी बात को दुनिया के सामने रखना, अपनी मजबूती को प्रदर्शित भी करना, और अपनी मजबूती के साथ में ऑपरेशन सिंदूर को कैरी ऑन रखना अब भी हमने बंद नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि आज भी पाकिस्तान के अंदर ये फियर है कि अगर कोई गलती होती है, कोई ब्लेंडर होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ऑपरेशन 2.0 को देखने को मिल जाए। तो मुझे लगता है कि जो ये भी जो चीजें हैं, ये चीजें भी इस बार आपको झांकी में देखने को मिलेंगी। और ऑपरेशन सिंदूर को तो मैं कंफर्म हूं, आप देखेंगे वहां भी जो पूरा सजावट हुई है जगह जगह कर्तव्य पथ के ऊपर, तो वहां ऑपरेशन सिंदूर के कटआउट्स लगे हुए हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बैनर्स लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं। ये जगह जगह आपको दिल्ली के अंदर, खासतौर से उस कर्तव्य पथ वाले एरिया में, ये आपको चौक पर आपको दिखाई देंगे। तो वहां बहुत अच्छे से इस बात को दिखाया जा रहा है जी। और सबसे बड़ी बात देखिए, हम गणतंत्र दिवस 77वें गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, लेकिन जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर का हमने भी जिक्र किया और लगातार स्टूडियो में भी हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर एक अहम चीज हो जाती है जिसकी तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन इस बार का थीम भी आप देखिए क्या रखा गया, वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरा होना, और फिर गणतंत्र दिवस की जो झांकियां निकलेंगी, जो परेड हमें देखने को मिलेगा, वो भी उसी थीम के आधार पर निकलेगा। तो ये भी बहुत खास हो जाता है सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, वंदे मातरम 150 साल, आप सोचिए 150 वर्ष किसी गीत को लेकर हम चल रहे हैं। आज हमारा नेशनल सॉन्ग वो बना हुआ है, और आप सोचिए कि जब ये गीत लिखा गया होगा, कितने लोगों को इसने मोटिवेट किया होगा इस गीत ने, कि वो हंसते हंसते आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किए होंगे, प्राणों तक की लोगों ने आहुति दी होगी। तो निश्चित रूप से हमने देखा कि सदन के अंदर पूरे दिन वंदे मातरम के ऊपर चर्चा होती है, पूरी बहस होती है, हालांकि पक्ष विपक्ष सब कुछ होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम अपनी जड़ों को, अपने पूर्वजों को, अपने बड़ों को भूले नहीं हैं। ये दिखाता है कि भारत इतिहास के साथ वर्तमान को और भविष्य की ओर हम लोग देख रहे हैं। आप ये भी देखेंगे आज की झांकी में कोई ना कोई झांकी सेना की ओर से नहीं होगी, लेकिन मंत्रालय की ओर से होगी, जिसमें विकसित भारत 2047 का भी जिक्र होगा। तो यही तो खास बात है कि हम अपनी प्राचीनता, वर्तमान और भविष्य के प्रति जो तीनों का समामिलन हमको देखने को मिलता है, वो इन सब चीजों से देखने को मिलता है। और मैं तो बोलता भी हूँ कि अगर कोई भी राष्ट्र अपने इतिहास को भूल जाता है, अपने बड़ों को, पूर्वजों को भूल जाता है, तो आने वाला समय उनका कभी हो नहीं सकता। भारत कभी ऐसा नहीं करता। यही तो वजह है कि इतनी पुरानी सिविलाइजेशन कि ना जाने क्या बात है हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी जहां से। तो ये बात ऐसे ही नहीं आती, ये बात ऐसी आती है कि हम अपने बड़ों बुजुर्गों को, उनके द्वारा आज भी वंदे मातरम जब गाया जाता है, तो आप खुद हम देखते हैं जनगण मन वंदे मातरम कि हमारे रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं, मन ऑटोमेटिक सम्मान में खड़े हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, और हम एक सुर में सब लोग गाते हैं। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस वक्त कुछ बोलते नजर आ रहे हैं, दर्शकों को वो भी सुना देते हैं। देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद। लीडरशिप इंडिया में है, एफटीए पे बात चल रही है, हो सकती है, क्या कहना चाहेंगे सर? दुनिया को हम एक परिवार मानते हैं, और दुनिया के बाकी देशों से भी हमारे व्यापारिक, सांस्कृतिक संबंध मजबूत हो, इस दिशा में हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत न केवल व्यापार बढ़ाएगा, बल्कि हम बेहतर संबंध बना के एक ऐसी दुनिया जो वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श पर चलती है के निर्माण में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। तो मुख्य रूप से हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वही बात कही जो हम लगातार करते आ रहे हैं, और दर्शकों को ये बता भी रहे हैं कि जो तस्वीरें कर्तव्य पथ से आपको देखने को मिलेंगी वो यही बयां करेंगी कि भारत
सैन्य शक्तियों को लेकर आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात शिवराज सिंह चौहान ने यही कहा कि जिस तरीके से एकता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है तमाम देशों से, उसके लिए भी अग्रसर रहेगा भारत। पीयूष सर, हमने भी सुना शिवराज सिंह चौहान को, वो भी यही कहते नजर आए कि जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं वो और भी बेहतरीन दिखेंगी, क्योंकि भारत और दुनिया के तमाम देशों से अपनी दोस्ती और ज्यादा बढ़ाएगा। देखिए प्रगति, बहुत महत्वपूर्ण बात कही शिवराज सिंह चौहान ने, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं जी। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी ये वसुधा, पूरी धरती हमारा कुटुंब है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये एक संदेश है भारत की ओर से कि हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, शांति के साथ, प्रेम के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन ये शांति तभी कायम रह सकती है जब हमारे पास शक्ति हो। कहा जाता है क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। बिल्कुल। हम किसी को क्षमा भी तभी कर सकते हैं, किसी के साथ प्रेम भी तभी हमारा कायम रह सकता है जब हम शक्तिशाली हों, शक्ति संपन्न हों। तो वो एक झलक हमको देखने को मिलेगी। ये तो हमारी डिफेंस के फ्रंट की बात हो गई जो हम दिखाएंगे, लेकिन कृषि मंत्री की बात इस परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल। तो हमारी जो सबसे ज्यादा जो आबादी है वो गांव में रहती है, कृषक हैं और वो हमारी ताकत हैं। हमारा जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हैं इस दिशा में, और 2047 में अगर हमको विकसित भारत बनना है, विकसित भारत के लिए भी हमारा हर तरीके से आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। वही बात शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे, उसको समझने की आवश्यकता है। और परेड में भी आज आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, कृषि मंत्रालय की झांकी हो या रक्षा मंत्रालय की झांकी हो। और अभी हम लोग वंदे मातरम की बात कर रहे थे, निपुण जी ने भी इसकी बात कही। वंदे मातरम, प्रगति में आपको बताऊं, जैसे कि राष्ट्रगान है जन गण मन, लेकिन राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम को अगर आप सुनिए कभी आंख बंद करके, तो ऐसा लगता है कि एक ऊर्जा का संचार होता है। और इसके अगर हम इतिहास में जाएं तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, जो कि क्रांति की कहानी है। किस तरीके से एक आश्रम के जो संत होते हैं, जो वहाँ पे रहते हैं भिक्षुक, वो किस तरीके से क्रांति करते हैं, आवाज उठाते हैं अन्याय के खिलाफ। तो वहीं पे ये गीत है वंदे मातरम। इसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसका पूरे देश में जश्न मनाया गया। विधानसभाओं में चर्चा हुई, लोकसभा में चर्चा हुई, और इस वर्ष की गणतंत्र दिवस की थीम भी है। और थोड़ी ही देर में मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख रहे थे, वो पहुंच चुके हैं वार मेमोरियल पे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री वहां आएंगे, वो श्रद्धांजलि देंगे शहीदों को। उसके बाद कर्तव्य पथ से ये परेड शुरू होगी, जिसमें पूरा देश और पूरी दुनिया हमारी ताकत, हमारी समृद्धि, हमारी संस्कृति को देखेगी। और निपुण सर, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि एक सैन्य शक्ति के रूप में जो भारत अपना प्रदर्शन दिखाता है वो काफी बेहतरीन नजर आता है, लेकिन ये बात भी काफी अहम है कि पिछले तमाम वर्षों की अगर हम तुलना करें तो विदेशी जो तमाम जो देश हैं, दुनिया भर से जो हमारे रिश्ते हैं, वो काफी बेहतरीन होते नजर आए। तो एक तस्वीरें विश्व गुरु बनने की और अग्रसर होने की ये भी है कि हम दुनिया के जो तमाम देश है उनसे किस तरीके से वार्तालाप करते हैं, किस तरीके से ट्रेड डील की भी आपने जिक्र करी थी, यूरोपीय यूनियन से किस तरीके से वो चीजें हो रही हैं, ये भी काफी अहम हो जाता है। और जो पिछली तस्वीरें हैं, अगर उसकी तुलना हम आज के 2026 को करें तो क्या कुछ अंतर नजर आता है? नहीं, देखिए 2026 में हम, आप जानते ही हैं कि हर साल गणतंत्र दिवस में किसी ना किसी विदेशी मेहमान को हम आमंत्रित करते हैं, और हमेशा इससे प्रदर्शित ये भी होता है कि उस देश के साथ हमारे कितने इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, और उस देश को हम बकायदा बिठाकर अपनी शक्ति को दिखाते भी हैं। देखिए, एक बात ये भी है, कई बार लोग कहते हैं कि ये शक्ति तो कोई टीवी बैठकर भी देख सकता है, उनके पास वीडियो कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल। उस समय जो वो एनर्जी उस पूरे इन्वायरमेंट में होती है, क्योंकि जब आप परेड में कभी आप भी गई होंगी देखने के लिए, तो पब्लिक बैठी होती है कई कई किलोमीटर तक। पब्लिक भी बैठकर देखती है, जो और अधिकारी गण है वो भी बैठकर देखते हैं, सब लोग बैठकर देखते हैं। तो वो जो एनर्जी, एक जो वाइब्रेशन होती है, वो एक तो वहां पर वो महसूस होती है, जो कहीं और महसूस आपको नहीं होती। दूसरा क्या होता है कि उसके बाद केवल ये प्रोग्राम नहीं होता, फिर राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति भवन में
डिनर के लिए आमंत्रित करते हैं, ये एक अलग ही बात होती है। उस समय बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं कि कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, किस प्रकार से चीज आगे बढ़ा सकते हैं। आप देखिएगा ये परेड में झांकी जब आएंगी तो खुद प्रधानमंत्री जी लोगों को जो साथ में बैठे होंगे, जो मेहमान, विदेशी मेहमान, उनको बताएंगे कि ये विविधता हमारी है, इस राज्य की झांकी ये है, इसका मायना ये है। तो एक जो तस्वीर जाती है पूरे विश्व के सामने, वो एक अलग तरह की। और जब यहाँ से जाकर विदेशी मेहमान अपने देश में जाते हैं तो मैंने कई बार ये देखा कि वो अपने देश में जाने के बाद कहीं भी पब्लिक रैली हो या पार्लियामेंट में हो, वो जिक्र करते हैं हमारी रिपब्लिक डे परेड का कि वहां पर हमने ये देखा। और जो कहा करते थे यूरोप के देश कि भारत जैसी विविधता को एक साथ रहना बड़ा मुश्किल है, एक साथ चलना बड़ा मुश्किल है, इतनी डाइवर्सिटी को एक साथ लेकर चलना वो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमने दिखाया कि डाइवर्सिटी कितनी भी हो, लेकिन जब एक सूत्र आता है किसका, भारत माता की जय का सूत्र आता है, या जब वो जयकार आता है, हम एक हो जाते हैं सब कुछ भूलकर। तो वो जो तस्वीर है वो देखने को मिलती है, इसकी मैसेजिंग होती है पूरी दुनिया में, और हर साल आप देखेंगे शानदार होती है। इस बार तो ईयू का भी दस्ता आप देखेंगे इसके अंदर शामिल होगा, ईयू के लोग भी परेड में शामिल होंगे। तो बहुत सारी चीजें, अब आप सोचिए ईयू का मतलब कि ईयू नहीं है, पूरा एक कॉन्टिनेंटल, यानी कि पूरा एक यूरोप, जिनको पैसे वाला महाद्वीप कहा जाता है, यानी कि जो पैसे वालों का, बुद्धिमानों का यूरोप इन्हीं को कहा जाता है। यूरोप तो कहते हैं कि रेनेशा हो, विज्ञान हो, सब हमसे ही आया। तो वो लोग आज बैठकर जब देखेंगे तो निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट जो है पूरा ग्लोबली मैसेज जाएगा। और ये देश वो देश है जो बड़ा प्रभाव रखते हैं दुनिया के अंदर, हर तरह से आप देखेंगे, हर जगह देखेंगे, इनका एक इन्फ्लुएंस होता है, एक प्रभाव होता है। वो प्रभाव आपको फिर देखने को मिलेगा आने वाले समय में भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि आज का अहम दिन और बहुत चीजें आपने बताई। जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे निपुण सर, हम आपसे भी वही बात कर रहे थे कि सुरक्षा को लेकर लगातार अग्रसर होता नजर आया भारत, और उन्होंने ये भी बात किया कि कर्तव्य पथ पर जो तस्वीरें आज नजर आएंगी वो अपने आप में बहुत खास होंगी, और ये भी बयां करेगी कि जो दुनिया से, जो तमाम जो देश हैं, वहां से जो दोस्ती हो रही है, जो रिश्ते बन रहे हैं, वो बहुत खास होते जा रहे हैं, जो आने वाले समय में भारत के लिए बहुत लाभदायक होंगे। और जिस तरीके से हमेशा प्रधानमंत्री मोदी हर मंच से यही दोहराते नजर आए कि एक न एक दिन भारत विश्व गुरु बनेगा, तो वही तस्वीरें हमें कर्तव्य पथ से आज नजर आएंगी। और निपुण सर की एक बात और बहुत खास रही, उन्होंने ये भी कहा कि जो हम देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं नम आंखों से नजर आएंगे, क्योंकि सुरक्षा को लेकर, विदेश से हमारे रिश्तों को लेकर, और सबसे बड़ी बात ट्रेड डील को लेकर, ये सारी चीजें एक अलग मैसेज दिखाती नजर आएंगी। ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा दें जहां सीएम योगी बच्चों से भी मिलते नजर आ रहे हैं। हमेशा हम बात करते हैं सर कि सीएम योगी की वो तस्वीरें नजर आ जाती हैं, बच्चों से प्रेम अलग ही नजर आता अलग है। अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी, एक बच्चा उनके पास गया और कान में उन्होंने पूछा क्या चाहिए बेटा, तो बोला मुझे चिप्स चाहिए। तो अब ये दर्शाती हैं कि मुख्यमंत्री का कितना प्रेम है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, बच्चे खड़े उनके साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री विधानसभा पे आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है पीछे का दृश्य देख के, और बच्चे उनके साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं मुख्यमंत्री जी। प्रगति और काफी अहम ये तस्वीरें भी हैं जो बहुत कुछ चीजें बयां कर रही हैं। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर हाजिर होते हैं और आपको बहुत सारी जानकारियां देते हैं आज के इस अवसर पर।